नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में फिर आपका स्वागत है। जो हम EPS 95 के जो इश्यूज हैं उनको चैलेंज करने के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, उसमें आज की सीरीज में ये चौथा वीडियो है। और ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मैसेज करें, केवल कॉल ना करें प्लीज़। और ये ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आप लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। ये हमारा जो है वीडियो है, ये पूरे EPS मेंबर्स के लिए है, ना कि केवल यही चीज़ें कि हम केवल हायर पेंशन के लिए लड़ाई करेंगे। हमने, चूंकि मैं ये मानता हूं, यदि हायर पेंशन बाई चांस हमें नहीं मिली, 1% चांसेस ये भी हों, तो हमारी जो प्रेजेंट पेंशन है उसमें तो हमें बेनिफिट मिले कम से कम। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये रिट दायर की है और मैं अभी मेरी अपलोडिंग स्टेज में है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो मैं सब लोगों के सामने उसको बताऊंगा। अभी हम आज की वीडियो की बात करते हैं कि हमने इसको हायर पेंशन के इस सर्कुलर को, डिसीजन को, रेट को बनाते समय और चैलेंज करते समय क्या क्या ऑर्डर्स लगाए हैं, ये कई बार हमें EPF लोग मैसेज करके पूछते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो 609E के बारे में बताना चाहता हूं मैं, कि ये जो गजट नोटिफिकेशन था, इसको डिफरेंट कोर्ट्स में चैलेंज किया गया था। एंड डिफरेंट कोर्ट में चैलेंज करने के बाद में फाइनली हमारा 4/11/2022 को पेंशनर्स के फेवर में ये डिसीजन आया था। इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट कॉपी मैंने डाउनलोड करके हाई कोर्ट के साइट पे अपलोड की है, और पूरी की पूरी कॉपी रिट के रूप में, रिट में एनेक्चर के रूप में, एनेक्चर 11 के रूप में सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट इसे डाउनलोड करके, पहले मैं सोचता था कि मैंने सिंपल इसके कुछ सेक्शंस लगाए थे, लेकिन नहीं, जब हम रेफर करने की बात कर रहे हैं, चूंकि ये मेन केस है हमारा, इसलिए हमें पूरी कॉपी लगानी चाहिए। भले ही आप इसको, वो तो वकील डिसाइड करेंगे, एडवोकेट आपके डिसाइड करेंगे कि दोनों तरफ भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। आजकल हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल पेजेस के ऊपर भी और A4 पेजेस के ऊपर भी दोनों तरफ प्रिंट करना अलाउ कर दिया है, तो हमने इसको लगाया है। दूसरा, अब हम इससे आगे चलते हैं कि इसी जजमेंट में के बाद में EPFO ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रेफर किया था कि इस केस में क्या किया जाना चाहिए। तो 4/11 को देखिए डिसीजन आया था। 29/12 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू किया जाए। मैं इसको, इन्होंने जो लाइन लिखी थी, इन्होंने फिर एक सर्कुलर जारी किया था EPFO ने। इस सर्कुलर को मैंने लगाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया था। ये क्यों लगाया है सर्कुलर, इसको मैं बताऊंगा बाद में। अभी आप ये देखिए कि इन्होंने क्या लिखा था, सिर्फ एक लाइन में पढ़ के बताऊंगा आपको। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड लेटर नंबर वाइड लेटर डेटेड 22/12/2022 हैज डायरेक्टेड द रिक्विसाइट एक्शन may be taken by EPFO to implement the directions contained in para 44(9). 44(9) में वो था कि टाइम बाउंड मैनर में आप इसे इंप्लीमेंट करें, जो 6 वीक का टाइम दिया गया था। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्लियर इंप्लीमेंटेशन के लिए EPFO को ऑर्डर दे दिए थे कि आप इसे इंप्लीमेंट करो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। इसको भी मैंने लगाया है। अगला पैरा मैंने क्या लगाया है कि इन्होंने अगला जो मैंने सर्कुलर लगाया है, वो लगाया मैंने 20/2/2023 का। 20/2/2023 का जो सर्कुलर था EPFO का, उसमें कंडीशंस दी गई थी कि कौन कौन लोग, उसमें क्लेरिफाई किया गया था कि कौन कौन लोग इसमें एंटाइटल हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन कौन, यानी एक ओपन इन्विटेशन था। जो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शन दी थी EPFO को, जो पहले सर्कुलर में था, कि आप इसको वाइडली पब्लिसाइज करें, वाइडली बताएं लोगों को कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तब इन्होंने ये सर्कुलर 20/2/2023 को निकाला था। और इसमें पैरा 5 पे इन्होंने वो कंडीशंस दी थी जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में पैरा 5 में क्या दिया गया है, पैरा 5 में स्पष्ट दिया गया है कि जिन लोगों ने वेज सीलिंग लिमिट में 5,000 या 6500 में कंट्रीब्यूट किया है, उनको वो एंटाइटल हैं पैरा 26(6) के अंतर्गत। और जो
2014 से पहले के हैं, उनके लिए इन्होंने लिखा था कि वो एंटाइटल नहीं है। ठीक है जी, प्रियर टू 2000 जैसा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में था, कुल मिला के वही लिखा है। एंड इन्होंने पैरा 6 में भी यही चीज लिखी थी कि जो लोग एंटाइटल हैं वो अपना प्रूफ जो है जॉइंट ऑप्शन के साथ में पैरा 26 का लगाएं और आप एंटाइटल हैं। ये सर्कुलर मैंने क्यों लगाए हैं, दोनों सर्कुलर, इसका भी एक रीजन बता देता हूं कि मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक बहुत सीनियर एडवोकेट है, उनके ऑफिस में गया था और मैंने उन्हें बताया अपने बारे में सब कुछ। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन ने कहा, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं, आपको कौन ने कहा कि आप जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरो। मैंने कहा सर ईपीएफओ ने कहा। कहना कहां है, मुझे दिखाइए, मुझे लिखा दिखाइए कि ईपीएफओ ने कहां आपको यह कहा है कि आप जॉइंट ऑप्शन भरें और आप एंटाइटल हैं। मैंने कहा सर उनके सर्कुलर में है कि नहीं, आप मुझे दिखाइए उनके सर्कुलर, मैंने सारे पढ़े हुए हैं, आप मुझसे ज्यादा, सीधा बोल दिया, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते, इसलिए आप पहले सिद्ध कीजिए कि आप एंटाइटल हैं और आपको ईपीएफओ ने बोला है सर्कुलर आप जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए। पहला पॉइंट यह सिद्ध करना है मुझे। जब उन्होंने ये बात कही तो उस दिन, अब चूंकि वो सीनियर थे और अब उन्होंने ये वर्ड बोल दिए थे, बहुत सीनियर थे और उन्होंने ये वर्ड बोल दिए थे कि आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते, तो मैं फिर इस बात को सुन के उनके ऑफिस से आ गया था। मैंने कहा ठीक है सर, हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि किसने हमें ये कहा है कि आप जॉइंट ऑप्शन भरो। तीसरा, इसमें जो हमने ये बात की है कि इसमें जो मैंडेटरी कंडीशंस थी, हमने जॉइंट ऑप्शन भर दिया, जॉइंट ऑप्शन भरने के बाद में जो एक्नॉलेजमेंट था, एक्नॉलेजमेंट में जो हमने डिक्लेरेशन दिया था उसकी जो कंडीशंस थी, उसकी कंडीशन नंबर 6, 7, 8 को मैंने चैलेंज किया है कि आप इन कंडीशंस को क्वैश कीजिए। ये हाई कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप कंडीशंस नंबर 6, 7, 8 ऑफ द डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग टू पे इंटरेस्ट टू बी क्वेश्ड बाय हाई कोर्ट। क्यों की है? क्योंकि ये कंडीशंस इंप्लॉयर की गलती के लिए इंप्लॉय को जिम्मेदार ठहराती हैं। आप इन्हें दोबारा पढ़िएगा, यदि आपने बारीकी से नहीं पढ़ा है तो आप अपने एक्नॉलेजमेंट की 6, 7, 8 कंडीशंस को पढ़िएगा और उसमें स्पष्ट लिखा है कि एम्प्लॉयर यदि आपके डाटा को नहीं भेजता है तो आप जिम्मेदार होंगे। तो इसमें अननेसेसरी आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि आप केवल ये सोल एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज द एम्प्लॉयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप, लेकिन हमने फॉर्म क्यों भरा था उस समय, इसमें इसका भी रीजन मैंने लिखा है कि हम इस कंपल्शन में भरा था कि हम चाहते थे कि हमारे लिए पेंशन लागू हो जाए, इसलिए चलो भाई इंटरेस्ट का फॉर्म भर देते हैं, बाद में देखा जाएगा। और ये ऐसा अक्सर होता है। तो इन कंडीशंस को भी, जो कंडीशंस मैंने बताई आपको 6, 7, 8, इस कंडीशन को और इंटरेस्ट पे करने की कंडीशन को, इसको सब हाई कोर्ट से मैंने क्वेश्चन करने की बात की है। ये भी किया जाना चाहिए। कुछ लोग जो डायरेक्ट एक 18/1 के सर्कुलर को, 18/1/2025 के सर्कुलर को चैलेंज कर रहे हैं, उससे अकेले बात नहीं बनेगी, आपको करना चाहिए। आगे मैंने क्या चैलेंज किया है कि जो 1.35/2023 का सर्कुलर है ईपीएफओ का, जिसमें इन्होंने 1.16% इंक्रीज किया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने डिसीजन में कहा था वो इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था। ये पूरा का पूरा डिसीजन मैंने इसमें लगाया है 44(6) का, कि इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था कि जब अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर ही कर दिया है तो आप इसको कैसे ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक अल्टरनेट इनकम बढ़ाने का सजेशन दिया था, लेकिन उन्होंने वो ना बढ़ा के हमारे ऊपर ही इसको लाद दिया है, हमारे ऊपर ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन से जाएगा तो वो हमारे ऊपर ही लागू होगा। यानी इसको भी मैंने क्वेश्चन कराने की बात की है। हालांकि मैंने बहुत सीनियर लोगों से बात की थी जो ईपीएफओ में हैं, जो ईपीएफओ में भी हैं और जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं, उन्होंने इसको मना किया था कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन है कि आप अल्टरनेटिव ये कर सकते हो। लेकिन उन्होंने अल्टरनेटिव कहा था, ना कि परमानेंटली। ईपीएफओ ने इसे परमानेंटली कर दिया है। ईपीएफओ को चाहिए था कि वो अपने इनकम दूसरे सोर्सों से बढ़ाने का, दूसरे इन्वेस्टमेंट से बढ़ाने का एक सिस्टम लेके आना चाहिए था या कोई अमेंडमेंट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी प्रेजेंटली 1.16% बढ़ाकर हमारे ऊपर ही बर्डन डाल दिया है। इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन कराने की बात की है और ये क्वेश्चन होना ही चाहिए। ये भी आप अपने जब आप रेट बनवाएं अपने एडवोकेट से इसको भी शामिल करें। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं
अभी पीछे यदि आपने कोई सर्कुलेशन देखा है तो एक रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की गई थी, उस रिव्यू पिटीशन में भी एडवोकेट्स ने इस सर्कुलर को क्वैश कराने की बात की है। तो इसमें कई पिटीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इस सर्कुलर को क्वैश कराने की बात की है कि ईपीएफओ ने ये गलत किया है कि 1.16% डायरेक्ट एम्प्लॉय के ऊपर लगा दिया है। तो इसलिए इसको ये भी हमें बहुत इंपैक्ट कर रहा है और इसको भी हमें क्वैश कराने की बात करनी चाहिए। तो इस तरह मैंने आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आज आपको बताया कि आपको ये 3 पॉइंट जरूर उठाने चाहिए और आपको ये प्रूव करना भी जरूरी है कि आप को किसने कहा फॉर्म भरने के लिए, यानी आप ये सिद्ध करें कि आप फुल्ली एंटाइटल थे इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग, तब आपने ये फॉर्म भरा था। और इन्हीं और जो 6, 7, 8 कंडीशंस हैं एक्नॉलेजमेंट की, उनको क्वैश कराने की बात करें, 1.16% को क्वैश कराने की बात करें। यही 2 चीजें हैं। बाकी वो सर्कुलर जो इससे पहले वाले दिखाए मैंने, वो एंटाइटलमेंट के लिए हैं। यानी हमें यह भी प्रूव करना है कि हम एंटाइटल हैं और एंटाइटल थे तभी हमने फॉर्म भरा था। इसीलिए आज की डेट में ये बहुत जरूरी है कि हम इसको क्वैश कराने की हाई कोर्ट से डिमांड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।